हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा जीव विज्ञान सीरीज का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में दोस्तों हमने कोशिका से संबंधित प्रश्नों को देखा था। तो ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें हम लोग पूरे सीरीज में 200 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों, जीवाश्मों की जो आयु होती है वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। चूँकि दोस्तों जो जीवाश्म होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए जीवाश्मों की आयु का निर्धारण जो होता है वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा होता है। अगर दोस्तों आपसे चट्टान या पृथ्वी या किसी ग्रह के बारे में पूछा जाए कि चट्टान की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। क्योंकि दोस्तों चट्टानों एवं पृथ्वी या किसी भी ग्रह में दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ रहते हैं, इसलिए उसका आयु का निर्धारण जो होता है वो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा होता है। और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण जो होता है दोस्तों वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्प्लीन, प्लीहा को दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, तो दोस्तों वो स्टार्टिंग में जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, वो यकृत और प्लीहा में होता है। और इनकी मृत्यु भी दोस्तों यकृत और प्लीहा में ही होती है, इसलिए प्लीहा को जो है दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। गिरगिट में त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। गिरगिट में त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा मेलेनोफोर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेलेनोफोर। इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे मिलेनाफिर, मिलेनाफिर। ये क्या होता है दोस्तों? इसका रंग हमेशा बदलता रहता है, तो ये आसानी से नहीं खोजा जा सकता है, नहीं मिलता है, इसलिए इसको आप ऐसे सोच सकते हैं मिलेनाफिर। तो दोस्तों इसको मेलेनोफोर को आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धा अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धा अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वृद्धा अवस्था के अध्ययन को जिरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिरेंटोलॉजी। दोस्तों ये अध्ययन वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आगे के वीडियोस में हम और भी अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो वृद्धा अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाएगा दोस्तों? जिरेंटोलॉजी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये दोस्तों होता है प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। दोस्तों ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विकसित भाग होता है दोस्तों। जितनी भी हमारी चिंतन प्रक्रियाएं होती है, इच्छा शक्ति होती है, ये सारे दोस्तों कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क में होती है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने दोस्तों प्रयोगशाला में, आपको ये याद रखना है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन संश्लेषण किसने किया था?
हरगोविंद खुराना ने। दोस्तों अगर जीन के बारे में पूछा जाए तो जीन किसकी इकाई होती है? तो जीन होती है दोस्तों डीएनए की इकाई होती है जीन। जीन दोस्तों किसकी इकाई होती है? डीएनए की इकाई होती है। और जीन शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन। जोहानसन ने दोस्तों सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के लिए किया जाता है? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरेला। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है कि क्लोरेला जो है वो क्या है? एक शैवाल है। क्लोरेला क्या है? शैवाल है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। और क्लोरेला एक शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के लिए किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनने का। दोस्तों इसमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है रक्त का थक्का नहीं बनने का। तो इसका प्रमुख जो कारण होता है दोस्तों ये हिपैरिन की उपस्थिति होती है। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण दोस्तों क्या होता है? हमारे रक्त में थक्का नहीं जमता है। दोस्तों रक्त में थक्का जमना भी ठीक नहीं है और रक्त का थक्का ना बनना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों जो ये हिपैरिन होता है थक्का, हिपैरिन जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। और दोस्तों रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है दोस्तों विटामिन के। एग्ज़ाम में जल्दीबाजी के चक्कर में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं को इग्नोर कर देते हैं और विटामिन के को टिक कर देते हैं जो हमारा गलत आंसर हो जाता है। इसलिए आपको नहीं वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखना है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण होता है दोस्तों हिपैरिन की उपस्थिति। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग। दोस्तों मेनिंजाइटिस एक रोग है जो हमारे मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस रोग कहाँ होता है दोस्तों? मस्तिष्क में होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गैरियाट्रिक्स। क्या होता है दोस्तों? गैरियाट्रिक्स। ये वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। और दोस्तों वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है जिरेंटोलॉजी। जिरेंटोलॉजी कहा जाता है वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन को। और वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। रक्त में किसकी कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है ग्लूकोज की कमी के कारण। ग्लूकोज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया। और यही दोस्तों जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है जो ग्लूकोज का पाचन करता है तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? उस स्थिति में हमें शुगर, जिसको क्या बोलते हैं डायबिटीज़ होता है। यानी ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। और दोस्तों रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो डायबिटीज़ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। और ये दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी होती है। ये क्या होती है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथि होती है दोस्तों, जो दूसरे ग्रंथियों को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, उनको
हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि। और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया गया था? जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने दोस्तों पोलियो का टीका सबसे पहले बनाया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को याद करना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हरे पौधे, हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? दोस्तों जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी इकाई होती है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम होता है दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्त दाब जो है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों। इथोलॉजी होता है, इथोलॉजी दोस्तों किसके अध्ययन को कहते हैं? हमारा प्रश्न ये है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उनके वातावरण में। जिस वातावरण में जो जानवर रहते हैं उस वातावरण में जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। दोस्तों इक्थियोलॉजी भी होता है, इक्थियोलॉजी। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। इक्थियोलॉजी जो होता है वो दोस्तों मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है, और इथोलॉजी जो होता है वो जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। और दोस्तों एक होता है एथनोलॉजी, एंथोलॉजी, सॉरी दोस्तों एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी किसको कहा जाता है दोस्तों? पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। तो हमारा प्रश्न था इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो वो दोस्तों क्या होता है? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों रक्त का थक्का कौन नहीं जमने देता है? तो हमने पहले ही देखा दोस्तों, वो होता है हिपैरिन। हिपैरिन दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। और जो विटामिन के होता है दोस्तों वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक, दोनों जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों रो बर्थ ने। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टाइफाइड के जीवाणु की खोज की थी। तो दोस्तों आपको ये भी पता चल रहा होगा टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और इस जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी रो बर्थ ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो ये है दोस्तों आइजक मैन।
आइजक मैन ने दोस्तों की थी बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज। यही दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर था दोस्तों जॉन साल्क। जॉन साल्क ने किसका खोज की थी, पोलियो के टीका की खोज की थी। और बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज की थी दोस्तों आइजक मैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों लैनी ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, स्टेथोस्कोप का यूज क्या होता है दोस्तों, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं शरीर के इंटरनल किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए, जैसे ब्लड फ्लो का आवाज़ हो गया, या हार्ट का आवाज़ हो गया, या लंग्स का आवाज़ हो गया। दोस्तों इसके सहायता से डॉक्टर शरीर के अंदर के किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा लैनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे। इस धरती पर दोस्तों जो भी जीव आए उनमें सबसे पहला जीव जो था, जो प्रकाश संश्लेषी जीव था, वो था दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। क्या होती है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। इनमें क्या होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं, कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों हिस्टोन। और वही जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, हिस्टोन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो ये होता है दोस्तों थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, थैलोफाइटा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में होता है। किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में होता है, तो इसमें दोस्तों होता है लेमिनेरिया, फ्यूकस और लोनिया। एक्लोनिया दोस्तों, ये एक्लोनिया है, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, ये एक्लोनिया है। तो तीन होते हैं दोस्तों, लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया। दोस्तों लेमिनेरिया का नाम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लेमिनेरिया ही ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको विशेष करके लेमिनेरिया का नाम याद रखना है। किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है लेमिनेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं। भोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं, ये दोस्तों हैं फोरफाइरा, अल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक। आपको दोस्तों ये भी याद रखना है ये कौन से कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ये शैवाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शैवाल का ही उपयोग खाने के लिए भी, खाने वाले पदार्थों में भी किया जाता है, और आयोडीन के निर्माण में भी किया जाता है। हमने पहले भी देखा दोस्तों क्लोरेला शैवाल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अंतरिक्ष में प्रोटीन युक्त भोजन के लिए, ऑक्सीजन और जल के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है। एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों टेनिया पेडिस। टेनिया पेडिस के कारण क्या होता है दोस्तों, एथलीट फुट। तो आपको दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एथलीट फुट किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो कवक होता है।
और कवक में कौन सा कवक होता है दोस्तों? तो ये होता है टीनिया पेडिस। अगला प्रश्न देखते हैं, गंजापन किस कवक के कारण होता है? गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस के कारण क्या होता है दोस्तों? गंजापन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाद किस कवक के कारण होता है? दोस्तों इसका नाम थोड़ा कठिन है, फिर भी आप लोगों को याद करना होगा। दाद होता है दोस्तों ट्राइकोफाइटन लेस्कोयस। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे चैनल आइडियल तैयारी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे पिछले वीडियो को दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं जो कोशिका से संबंधित प्रश्नों की है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।